नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है हम देख रहे हैं लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति रचनाओं रचनाएं रचनाएं देख रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम झूठा सच उपन्यास भी देख रहे हैं और आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं एक नई विधा जो कि हिंदी के पाठ्यक्रम में अन्य गद्य विधाएँ रखी गई है। उसमें से जो माटी की मूर्तें हैं वह हम आज प्रारंभ करने वाले हैं। माटी की मूर्तें यह प्रारंभ करने वाले हैं आज हम। यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई यह माटी की मूर्तें प्रारंभ करते हैं। तो यह नवीन संस्मरण है। तो पहले हम भूमिका वो देखते हैं क्योंकि भूमिका के अंदर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कभी कभी। यह माटी की मूर्तें सोने की मूर्तें सिद्ध हुई। यह जो वाक्य है, माटी की मूर्तें सोने की मूर्ति सिद्ध हुई, यह परीक्षा में पूछा भी गया था कि किस ग्रंथ की भूमिका में लिखी हुई है ऐसा। यह माटी की मूर्ति यानी जो माटी की मूर्ति है वह जो है एक सोने की मूर्तियाँ जिस प्रकार प्रसिद्ध होती है उसी प्रकार यह माटी की जो मूर्ति थी वह भी प्रसिद्ध हो चुकी है। यह 6 साल में इनकी 60,000 प्रतियाँ बिक चुकी। इस नवीन संस्मरण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है, रजिया। यानी नवीन संस्मरण जो था इसका नया नया रूप पहले पुराना भी था लेकिन जो इसका नए उसमें कुछ और एक ऐड किया नवीन संस्मरण में। तो नवीन संस्मरण में जो रजिया नामक जो रेखाचित्र है वह जोड़ दिया गया है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि माटी की मूर्ति के नए संस्मरण में कौन सा नया भाग जोड़ दिया गया है। तो रजिया नामक क्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद आएगी, यानी और भी पसंद आएगी, ऐसा वे आशा कहते हैं। अब इसकी भूमिका पढ़ते हैं। माटी की मूर्तें। ये माटी की मूर्तें जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी है। माटी की मूर्तें यानी जब किसी गांव में जाते हैं या किसी देहात में जाते हैं तो पीपल और बड़ यानी जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे हजारों अनेक मूर्तियाँ रखी हुई दिखाई देती है। वह अनेक देवी देवताओं की होती है। ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीन, फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम शैदाई। यदि उनमें कोई दिलचस्प न ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकोड़ ले, तो अचरज की कौन सी बात है। यानी वह मूर्ति जो होती है, मूर्तें वह गांव में पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रखी हुई, उसमें कोई सुंदरता नहीं होती है, कुछ भी नया आकर्षक नहीं होता। जैसे वो ग्रीक की जो मूर्तियाँ होती है या अन्य कोई मूर्तियाँ होती है, वह उन मूर्तियों को देखने के लिए मन उत्साहित होता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। लेकिन ये जो मूर्ति होती है, इन मूर्तों को यह जो माटी की मूर्ति होती है या ऐसे ही वड या पीपल के नीचे रखी हुई होती है, तो ये इसकी तरफ कोई खास आकर्षित या कोई उसको देखने के लिए ही कोई नहीं जाता वहाँ पर। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उसी ओर हमारा ध्यान नहीं गया। यानी लेखक कहते हैं कि वह जो कुरूप जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, ऐसे ऐसे कुरूप यानी विद्रूप जो कुरूप है उसका कोई रूप नहीं है, ऐसे मूर्ति को उसकी तरफ देखते नहीं, उसकी तरफ आकर्षित नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ध्यान नहीं गया। वह जिंदगी है, यानी वह एक जिंदगी तरह, इसमें भी कुछ खास बात है, ऐसा वे कहते हैं। वे माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिंदगी के नज़दीक है। यानी लेखक कहते हैं कि ये जो मूर्ति होती है माटी से ही बनी होती है और माटी पर भी रखी गई हुई है, माटी पर ही है और माटी में ही वह जीर्ण हो जाएगी, ऐसा लेखक कहते हैं। जिंदगी से सरोवर है ये, देखती है, सुनती है, खुश होती है, शाप देती है, आशीर्वाद देती है। यानी वहाँ ऐसी आशा, ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है यह शाप देती है, आशीर्वाद देती है। यानी जिसके मन में उस प्रकार की श्रद्धा है उस प्रकार वह उनको मूर्ति दिखाई देती है। ये मूर्तें न तो किसी
किसी आसमानी देवता की होती है, न अवतारी देवता की। यानी ये जो मूर्तियाँ होती है गाँव के किनारों पर रखी हुई, यह किसी देवी देवताओं की न होती है और ना ही किसी अवतारी देव की होती है। गाँव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्ट स्रष्ट बन गया। यानी किसी गांव में भी वह कोई व्यक्ति रहता है श्रद्धालु, वह ही उसने भी वह एक धर्म के नाम पर एक खुद के इसके नाम पर रखी हुई वह मूर्तें रहती है। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ, ये देखती है, सुनती है, खुश होती है, नाराज होती है, खुश हुई संतान मिली मिली अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली, इनकी इनकी नाराज़गी, बीमारी पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। यानी वहाँ जो मूर्तियाँ होती है वह मूर्तों में कभी कभी यानी वो ऐसा ऐसा मानना है लोगों का कि वो यदि अच्छी फसल आई, खेत खलिहानों में अच्छी फसल आई, एक सुख शांति से आई, किसी सफलता मिली तो यह इन मूर्तों की वजह से मिली, ऐसा वे कहते हैं। ये जिंदगी के नज़दीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई है। यानी यह जो मूर्तियाँ होती है वह गांव देहातों की, यह जिंदगी के नज़दीक नहीं, जिंदगी के करीब न होकर जिंदगी ही उन मूर्तों में समाई होती है, ऐसा वे कह रहे हैं। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। यानी हर एक पुजारी का सिर जो है वह उनके उन मूर्तों के सामने अपने आप झुकता है श्रद्धापूर्वक। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय है, वंदनीय है, तो माटी की ये मूर्ति भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है। यानी लेखक कहते हैं कि जो ग्रीक की मूर्ति, ग्रीक या रोमन की जो अन्य बाहर देश की जो मूर्तियाँ है वह तो वंदनीय है, लेकिन यह जो माटी की मूर्ति है यह भी उससे कम नहीं है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। यानी एक लेखक निवेदन कहते हैं कि यह भी जो मूर्तियाँ है, जो रोमन ग्रीक बौद्ध की जो मूर्तियाँ है उससे कम ये माटी की मूर्ति भी नहीं है। आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी है, ऋषि मुनि की कथाएं बाँची है, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। यानी लेखक आगे कहते हैं कि राजा रानी ऋषि मुनि या अन्य जो नायक नायिकाओं की कथा जीवनियाँ हमने पढ़ी है, अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएँ, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक, हमें दिन दिन उसका अध्ययन मनन अनुशीलन करना ही चाहिए। यानी वह राजा रानियों की कथाएँ या अन्य उनकी जीवनियाँ ऐसे वह रोचक होती है, मनोरंजक होती है, मन को उत्साह करने वाली होती है, पढ़ने में उत्साह दिलाने वाली होते हैं, तो वो उसका अध्ययन करना, मनन करना, अनुशीलन करना, उसका वह करना चाहिए उन राजा रानी की कथाओं का। किंतु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएं और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं। यानी लेखक कहते हैं कि हम अध्ययन जब करते हैं, कोई लिखते हैं, तो कुछ अन्य बड़े बड़े जो लोग हुए हैं बाहर देश के या अन्य गांव के, अन्य शहर के, अन्य प्रांत के, उसके बारे में ही लिखते हैं, उसका ही अध्ययन करते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि किसी कभी आपके खुद के, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ के कभी लोगों की कथा आपने लिखी है क्या? वहाँ के लोगों की जीवनी कहानियाँ कभी पढ़ी है क्या? कभी लिखने का प्रयास किया है क्या? वहाँ भी किसी अच्छे नेताओं या अच्छे प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनकी कथाएं भी क्या कम नहीं होती है, उत्साहवर्धक होती है, ऐसा वे कहते हैं। किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोपीन, भगत बलदेव सिंह और देव की और देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। यानी वह बड़े बड़े जो
चरित्र है, जैसे कृष्णा का चरित्र है, शिवाजी का है, शकुंतला का है। ऐसे जो नेताजी है, जो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इनके चरित्रों का अध्ययन करने के लिए, इनके बारे में जानकारी करने के लिए हम जो गांव के जो लोग प्रभावशाली है उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। यानी हमें फुर्सत ही कहाँ मिलती है हमारे नज़दीक के लोगों में जो अच्छाई है वह चित्रित करने के लिए या अध्ययन करने के लिए, ऐसा कवि कहते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोग की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना में करने लगी। यानी लेखक जो थे वह ये माटी की मूर्तें कब लिखी गई है, जब जब लेखक हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे तब लिखी गई है। तो यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ या कौन सी रचना सेंट्रल जेल में लिखी गई है, तो माटी की मूर्तें। तो लेखक वहाँ हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, तो वहाँ पर वो एकांत थे, एकांत बैठे हुए थे। तब वह जेल में तो अभी कोई काम नहीं होगा, तो इन्होंने वह उनके गांव के या उनके नज़दीक के जो भी लोग हैं उनका चित्रण कर उन्होंने जेल में बैठकर या अपनी जो सज़ा है वह काटते काटते इनका चित्रण किया है। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रही। यानी वह माटी की मूर्ति वहाँ के जो गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति है उनको कहाँ गया है, और वह लिखते लिखते फिर लिखने के बाद फिर जेल में ही यह माटी की मूर्तें तैयार हो गई। यानी जेल में रहने के बाद ही यह माटी की मूर्तें लिखी गई है। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पात में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गड़वा ही ली। यानी जो जेल में ही अन्य जो साथी थे उसका नाम बैजू मामा था, और वह बैजू मामा का भी चरित्र जो था यह इस माटी की मूर्ति में रेखांकित किया गया है, चित्रित किया गया है। मैं साफ कह दूँ, ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ है, ये चलते फिरते आदमियों के चलचित्र है। यानी लेखक कहते हैं कि मैं साफ कहना चाहता हूँ, यानी आपके मन में कोई दुविधा नहीं रखना चाहता हूँ। यह कहते हैं कि यह जो कहानियाँ नहीं है, यह या हर एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया है, यह कहानियाँ नहीं है, यह एक जीवनिया है। उनके जीवनिया भी किन लोगों की है, को मृत हुए लोगों की नहीं है, वह भूतपूर्व लोगों की नहीं है, जो वर्तमान में जीवित है, यानी तत्कालीन समय में उनके सामने, लेखक के सामने जीवित थे, उनसे मिले हुए हैं, उनका चित्रण है। यानी वह चलते फिरते वो चलचित्रों की वह उन्होंने कथा लिखी है। मानता हूँ कला ने उन पर 25 कारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखा ही गायब हो जाए। यानी लेखक कहते हैं कि कोई यदि लिखते हैं तो लिखते कल्पना में उड़ान भरकर जो मूल रूप है वह बदल कर या कल्पना का वह दूसरा ही रूप स्थापित करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने जो है वह लिखा है, जो वास्तविक रंग रूप होता है उसको मैंने आज तक नहीं आने दी है, और उसको मैंने कायम बनाए रख कर उनका जो चरित्र है, उनकी जो जीवनी है वह मैंने लिखने का प्रयास किया है। वैसे कहते हैं कि कला ने उन पर 25 कारी की है। मानता हूँ कला ने उन पर 25 कारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखा ही गायब हो जाए। यानी रंग देते हुए रेखांकित करते करते कभी कभी कोई एक अच्छा चित्र बन गया है, और चित्र बनने के बाद वहाँ अच्छा एक सजावट करने के बाद जो मूल रंग होता है या मूल उसका सौंदर्य होता है वही गायब हो जाता है। तो ऐसा लेखक ने उसको होने नहीं दिया है। यानी रंग रंग में जो मूल रेखाएं हैं वहाँ साबित रखने के लिए वहाँ वैसी जैसी है वैसी प्रकार रखने की कोशिश की है सफल। ये पूछा भी जाता है। मानता हूँ कला ने उन पर 25 कारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया रंग रंग में मूल रेखा ही गायब हो जाए। यह याद रखने वाला वाक्य है। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख देगी सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। यानी लेखक खुद को इतना मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता। यानी लेखक जो कोई रसोइया जो सब्जी बनाने वाला है, वह रसोई में काम करने वाला है, तो कोई वह जो रसोइया वह अच्छी सब्जी बनाने के खातिर जो मसाले डालता है, और वो जो सब्जी का मूल स्वाद होता है वही नष्ट हो जाता है, और पूरे जो मसाले है, अन्य जो पदार्थ है, उसका ही स्वाद उभर कर आता है, और जो मूल सब्जियां होती है उसका स्वाद नष्ट हो जाता है। ऐसे रसोइयों को लेखक रसोइया नहीं मानते हैं या बावर्ची नहीं मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि
किसी भी बात का, किसी भी इसका हम चित्रण करते हैं कि कल्पना में चित्रण करते करते कभी कभी जो मूल सौंदर्य है या मूल चित्रण है, जिसकी जो सच्चाई है वह दब जाती है और कल्पना की जो बात है वही उभर कर आती है। ऐसा जो लेखक करता है उसको लेखक लेखक नहीं मानते, यह भी हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभरना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। यानी लेखक आगे कहते हैं कि कला का काम क्या है? जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभरना है। यानी कला का काम यानी जो कोई किसी का चित्र बना रहा है, जैसे लेखक ने कहा है कि मैंने जो भी लिखा है सच, जो भी लिखा है वास्तविक, यानी एक जीवित चलचित्रों के बारे में लिखा है। यानी कला का काम ही है कि जीवन को उजागर करना, जीवन को दिखाना, जो सच्चाई है उसको सामने लाना, यह कला का काम होता है। लेकिन उसको छुपाना कला का काम नहीं है। यह भी वाक्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभरना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चिमक उठे। यानी वह कहते हैं कि कला का काम क्या है? जीवन को दबाना नहीं, जीवन को छुपाना नहीं, ये तो कला का काम है। जिंदगी को निखरना, जिंदगी को चमकना, यानी जिंदगी को सुधारना, यह कला का काम है। डरता था सोने चांदी के इस युग में, मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती है। यानी लेखक कहने का मतलब यह है कि फिर से मैं वहाँ यहाँ पढ़ता हूँ। डरता था सोने चांदी के इस युग में, मेरी माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती है। यानी वह जो बड़े बड़े जो लेखक है, वह अन्य प्रसिद्ध लोगों की जीवनी या प्रसिद्ध लोगों का जो चित्रण करते हैं, उनके वह करते हैं और उनका चित्र जो है, उनकी जो लेखनी है वह एक प्रसिद्ध हो जाती थी, उनका चित्रण। लेकिन लेखक ने जो गांव के, देहात के, उनके आसपास में रहने वाले, उनसे मिलने वाले लोगों का चित्रण किया है। और वह कहते हैं कि मैंने जो एक साधारण से व्यक्तियों का चित्रण किया है, तो वह प्रसिद्ध लोगों का चित्रण किया है। उनके सामने मेरी जो माटी की मूर्ति है, यानी मेरे जो सर्वसाधारण लोगों का मैंने जो चित्रण किया है, वह प्रसिद्ध होगा या नहीं, ऐसा लेखक के मन में शंका थी। डरता था सोने चांदी के इस युग में, मेरी ये माटी की मूर्ति कैसी पूजा पाती है। यानी माटी की मूर्ति किसको कहा है? माटी की मूर्ति इसमें जो चित्रित जो सर्वसामान्य व्यक्ति है, उनको कहा गया है। किंतु इधर इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। यानी वह जो प्रकाश में आई है, हिंदी साहित्य में उसको प्रसिद्धि मिली है, लोकप्रियता मिली है। यह मेरी कलम या कला की करामत नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है, उसका परिणाम है। यानी लेखक कहते हैं कि मेरी जो कलम है, यह मेरी कोई कला या कोई करामत, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। यह जो है मेरे मन में जो मानवता है, और मानवता जो मिट्टी के प्रति प्रेम है, वह जो है वह स्वाभाविक है और उसको ही मैंने चित्रित किया है, ऐसा कवि लेखक कहते हैं। उसने स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्ति हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। यानी लेखक कहते हैं कि यह जो है, इन माटी की मूर्तों को हिंदी संसार ने, हिंदी के पाठक गणों ने सर आँखों पर उठाया है, काफ़ी लोकप्रियता पाई है। तो ऐसे ही अन्य इसमें कुछ मैं जोड़ सकूँ, ऐसे लेखक सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ, ऐसा कहते हैं। तो यह लगभग यह इसकी भूमिका थी। तो वह रामवृक्ष बेनीपुरी ने ही लिखी हुई थी। तो यह अभी जो इसका अनुक्रमणिका देखते हैं। इसके अनुक्रमणिका में ये माटी की मूर्ति, इसमें पहला जो है रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा, बुधिया, यह जो है ऐसे है। और इसका एक एक जो है भाग, इसका हम कल से विस्तार से एक एक, पहले हम रजिया देखेंगे, फिर बलदेव सिंह देखेंगे। यह जो नाम है, यह जो व्यक्तियों के नाम है, यह सभी व्यक्ति जो है वह लेखक के संपर्क में आए हुए हैं, लेखक के साथ रहे हुए हैं, लेखक उनसे मिले जुले हुए हैं और लेखक ने उनका चित्रण जो है करने का प्रयास किया है। कल से हम एक एक करके पूरा यह
पूरा जो रेखा माटी की मूर्ति है वह पूरी एक एक करके देखेंगे। 12 है उसमें, 12 भाग है, 12 टाइटल है, तो उसमें हम 12 का 12 देखेंगे। पहले हम रजिया देखेंगे, फिर बलदेव सिंह, ऐसे ही हम देखते जाएंगे। तो ऐसे ही पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।